क्या आपको याद है वो समय जब माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन हर दूसरे या तीसरे भारतीय के हाथ में होते थे? याद भी होगा, आप में से कईयों के पास रहा भी होगा। वो दौर माइक्रोमैक्स और इसके को फाउंडर राहुल शर्मा के करियर का शायद सबसे सुनहरा दौर था। साल 2020 तक माइक्रोमैक्स और राहुल दोनों ही सुर्खियों में बने रहते थे, कभी कंपनी के नए रिकॉर्ड तोड़ने पर तो कभी अपनी कारों के शौक की वजह से या फिर आसीन से उनकी शादी की वजह से राहुल को सुर्खियों में अच्छी खासी जगह मिलती रही। हम राहुल के जीवन से जुड़े सारे पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी माइक्रोमैक्स की। एक दशक पहले माइक्रोमैक्स ने भारत के स्मार्टफोन बाजार को हिला कर रख दिया था। एक कंपनी जिसने नोकिया और सैमसंग जैसे दिग्गजों को चुनौती दी और साल 2010 से 2015 तक भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बनी रही। भारत के स्मार्टफोन मार्केट पर माइक्रोमैक्स का शेयर बढ़ता जा रहा था। राहुल शर्मा एंड कंपनी के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगले कुछ सालों में ही माइक्रोमैक्स साउथ कोरियाई कंपनी सैमसंग को भारत में पछाड़ देगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है। अपने पीक समय में माइक्रोमैक्स की भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में 50% तक की हिस्सेदारी हो चुकी थी। लेकिन साइंस एंड टेक की पल पल बदलती दुनिया ने राहुल शर्मा के लिए कौन सी चुनौतियां पैदा की, जिससे सिर्फ माइक्रोमैक्स ही नहीं बल्कि कार्बन और लावा जैसे कई भारतीय स्टार्टअप्स की सांसें उखड़ गई। इसमें चाइना का क्या रोल है और अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत का सबसे तेजी से उभरता हुआ स्मार्टफोन ब्रांड माइक्रोमैक्स आज बाजार से लगभग गायब है। इस वीडियो में हम माइक्रोमैक्स की शुरुआत, उसकी सफलता और उसके पतन के कारणों को समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। माइक्रोमैक्स की कहानी समझने से पहले हमें राहुल शर्मा के बारे में थोड़ा जानना होगा। लंबे गैप के बाद राहुल एक बार फिर से खबरों में हैं। हाल ही में वो पॉडकास्टर निखिल कामत के शो में दिखे, जहां टेक कंपनी नथिंग के सीईओ कार्ल पेई और नॉइस के सह संस्थापक अमित खत्री के साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर अपना अनुभव साझा किया था। शायद आपने वो वीडियो भी देखी होगी। माइक्रोमैक्स के को फाउंडर और सीईओ राहुल शर्मा दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। साल 1975 में एक स्कूल प्रिंसिपल के घर जन्मे शर्मा को छोटी उम्र से ही कंप्यूटर और इससे जुड़ी तकनीकों में रुचि थी। उन्हें कोडिंग में काफी इंटरेस्ट था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके खुद के लिए कुछ करने का सोच रखा था। राहुल ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद बीकॉम भी की, इसलिए ताकि अपने आगे के करियर में वो कुछ करें तो उसमें उन्हें आसानी हो। चाहे बिजनेस वगैरह जो भी करे, उसमें इस बीकॉम की डिग्री का बहुत फायदा मिलने वाला था। अब चूंकि हमारी उम्र के ज्यादातर लोगों ने माइक्रोमैक्स को स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के रूप में ही देखा है, लेकिन 1991 में जब इसकी शुरुआत राजेश अग्रवाल ने की थी, तब इसका फोन से कोई लेना देना नहीं था। शुरुआत में कंपनी का नाम माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर्स था और ये डेल, एचपी और सोनी जैसी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पर काम किया करती थी। कट टू साल 2000, राहुल शर्मा ने विकास जैन और सुमित अरोड़ा के साथ मिलकर राजेश अग्रवाल को ज्वाइन किया और माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत हुई। तब चारों में से किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन राहुल के पास एक कमाल का आइडिया था जो उनके एक फिनिश दोस्त ने दिया था। राहुल शर्मा ने निखिल कामत के पॉडकास्ट में भी बताया कि वो फिनलैंड के किसी इंटरनल इलाके में घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोग कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। कारण था दुर्गम इलाके और लैंडलाइन के लिए तार बिछाने की झंझट। राहुल ने इसके बारे में और जानना शुरू किया और तब जाकर पता चला कि इस टेक्नोलॉजी को जीएसएम यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें तार की जगह सिम कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ये टेक्नोलॉजी साल 1991 से ही फिनलैंड के लोग यूज कर रहे थे। वहीं साल 2000 तक भारत में लोग वायर्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि लैंडलाइंस पर ही निर्भर थे। शहरों में लैंडलाइंस का अच्छा खासा नेटवर्क हुआ करता था, जिसे बिछाने में ऑपरेटर्स को काफी मेहनत भी करनी पड़ती थी और पैसा भी ज्यादा खर्च होता था। अलग इन सब वजहों से भारत के गांव या दुर्गम इलाकों में लैंडलाइन का नेटवर्क बहुत कम था। पहले ऑन एन एवरेज एक गांव में 2 या 3 टेलीफोन हुआ करते थे, कहीं कहीं तो एक भी हुआ करते थे और इससे लोग अपने परिवार से दूर रहकर बात भी करते थे। किसी एक के घर फोन आता था, खबर दिया जाता था कि किसी फलाने को बुला दो, फिर वो आदमी जाता था, बुलाता था
अमूमन हर गांव में उस दौर में इसी तरह से बातचीत हुआ करती थी। ये मिडिल क्लास के लिए पीसीओ का दौर था। अपनों से बात करने के लिए बहुत जगह लाइन भी लगानी पड़ती थी। आपको भी याद होगा अगर आप उस समय को देखा होगा तो। कॉलिंग रेट्स ये सब भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, उसकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। कहने का मतलब बस ये है कि पहले फोन रखना काफी महंगा और हाई मेंटेनेंस का गेम था। इन सब वजहों से राहुल को जीएसएम टेक्निक ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। वो इसका भविष्य भी देख पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि भारत के डाइवर्स टेरेन में ये आइडिया हिट साबित हो सकता है। लेकिन उस समय में किसी भारतीय कंपनी के लिए फोन्स बनाना और उसे मार्केट में बेचना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मार्केट में मोटोरोला, सोनी और नोकिया जैसी जायंट कंपनियां पहले से ही एस्टैब्लिश हो चुकी थी। शायद इसलिए माइक्रोमैक्स के फाउंडर्स ने वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के साथ साझेदारी करना बेहतर समझा। साल 2001 में माइक्रोमैक्स ने नोकिया के साथ एक बहुत बड़ी डील क्रैक की, जिसने कंपनी को मालामाल कर दिया। काम था नोकिया 32 सीरीज के फोन्स को पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करना। नोकिया के उस समय के फोन्स दिखने में कुछ लैंडलाइन फोन जैसे ही हुआ करते थे, लेकिन इसमें वायर्ड कनेक्शन की जगह सिम कार्ड लगते थे। भारतीय कंज्यूमर्स के लिए ये काफी नया प्रोडक्ट था, लेकिन भारत जैसे डाइवर्स देश में इस टेक्नोलॉजी को बेचना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, स्पेशली तब जब उस पर नोकिया जैसी बड़ी ब्रांड का इन्वॉल्वमेंट हो और उसका इन्वेस्टमेंट हो। माइक्रोमैक्स ने लोकल लेवल पर डीलर्स को नोकिया के नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, जिससे नोकिया को भी काफ़ी फायदा हुआ। साल 2007 तक माइक्रोमैक्स को सालाना करोड़ों का फायदा हो रहा था, लेकिन तभी कंपनी के लिए एक चौंकाने वाली खबर आई। राहुल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें फिनलैंड में नोकिया के एक अधिकारी ने अपने घर बुलाया और बताया कि हम नोकिया को बेचने वाले हैं, तुम कुछ और देख लो। ये माइक्रोमैक्स के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। इसके कुछ समय बाद ही नोकिया ने दुनिया भर में अपने कारोबार की नीलामी कर दी। इस समय तक माइक्रोमैक्स के संस्थापकों को अनिश्चितता, लगातार बदलती और विकसित होती तकनीक का आभास हो चुका था, लेकिन इस घटना ने उन्हें कंपनी के भविष्य को लेकर आगे सोचने पर मजबूर कर दिया। राहुल ने निखिल कामत के पॉडकास्ट पर बताया कि उन्होंने कैसे जीएसएम टेक्नोलॉजी का आइडिया एयरटेल को दिया और एयरटेल ने भी उनके इस आइडिया में दिलचस्पी दिखाई। उन्हें जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता रूट पर पे फोन स्थापित करने का काम सौंपा गया। पे फोन उन डब्बे वाले फोन्स को कहते हैं जिसमें पहले सिक्का डालकर कॉल करना पड़ता था। ऐसे फोन्स पहले ज्यादातर पब्लिक प्लेसेस या ट्रैफिक वाले एरिया में लगाए जाते थे। आपने भी इनका इस्तेमाल किया ही होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, ये मौका माइक्रोमैक्स के लिए कैपेबिलिटी टेस्टिंग की तरह था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण एयरटेल को इस रूट पर स्ट्रॉन्ग और रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत थी। माइक्रोमैक्स ने अपने पुराने अनुभवों का प्रयोग करते हुए एयरटेल के साथ मजबूत साझेदारी की। काम भी ज्यादा नहीं था, बस उसी पुरानी जीएसएम टेक्नोलॉजी को एयरटेल के साथ नई पैकेजिंग में फिट कर देना था। अब इतना जुगाड़ तो एक भारतीय बिजनेसमैन के लिए कोई नई बात नहीं थी। एग्जिस्टिंग हार्डवेयर में अमूलचूल बदलाव करने से ये जुगाड़ भी पूरा हो गया। जम्मू के अलावा माइक्रोमैक्स को एयरटेल के जरिए भारत के बाकी हिस्सों में विस्तार करने की अनुमति मिल गई। कंपनी ने साल 2007 के एंड तक 2,50,000 डिवाइसेस इंस्टॉल कर दिए थे। अब माइक्रोमैक्स के पास पहले से ज्यादा कस्टमर्स हैं और पहले की अपेक्षा मार्केट की ज्यादा समझ भी थी। माइक्रोमैक्स के संस्थापक अगली बड़ी चीज की तलाश में थे और सौभाग्य से उन्हें ये आइडिया भी मिल गया। वो आइडिया ऐसा क्रांतिकारी आइडिया था जिसे मोबाइल का बाप कहा गया। साल था 2008 का। हुआ ये कि राहुल शर्मा बंगाल से गुजर रहे थे और तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे माइक्रोमैक्स का भविष्य बदलने वाला था। राहुल ने इस बात का जिक्र अपने कई इंटरव्यूज में किया कि एक बार जब वो बंगाल के दूर दराज के इलाकों में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने किसी गांव में एक दुकान देखा। उस दुकान पर लोग अपना फोन चार्ज करने के लिए लाइन लगाते थे। दुकान वालों के पास एक ट्रक था जिसमें बैटरी लगी हुई थी और वो दुकान वाले अपने ट्रक में रखी बैटरी को हर बार चार्ज करने के लिए शहर ले जाते थे। इस समस्या ने राहुल को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने वापस आकर अपने पार्टनर से कहा, क्यों ना हम ऐसा फोन बनाएं जिसकी बैटरी लंबे समय तक चले। लेकिन यह आइडिया इतना भी इजी नहीं था। उनके को फाउंडर्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, राहुल तुम पागल हो गए हो क्या? नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला जैसे दिग्गजों से कौन टक्कर लेगा?
हमारा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है और तुम BMW 3 सीरीज चला रहे हो, तुम सब कुछ बिगाड़ना चाहते हो। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने को फाउंडर से फोन बनाने की जिद पकड़े रखी। राहुल ने कहा, इसे ऐसे समझो खाना अलग अलग देशों में पकाया जा रहा है, हमें उसमें बस भारतीय स्वाद डालना है। आखिरकार उन्होंने अपने को फाउंडर्स को मना लिया और सिर्फ 20 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 10,000 फोन बनाए और माइक्रोमैक्स ने अपना पहला फोन लॉन्च कर दिया। इस फोन का नाम था माइक्रोमैक्स X1i और इसका टैगलाइन था मोबाइल का बाप। इस फोन की खासियत थी इसकी 30 दिन तक स्टैंड बाय बैटरी लाइफ। ये वो दौर था जब लोग सस्ते और टिकाऊ फोन की तलाश में होते थे जिसमें बस बात हो जाए और वो लंबा भी चले। माइक्रोमैक्स ने ग्राहकों की नब्ज पकड़ी और उनकी जरूरतों के हिसाब से एग्जिस्टिंग आइडिया में इनोवेशन डालने का काम जारी रखा। माइक्रोमैक्स की शुरुआत शानदार रही। पहले 10,000 फोन बेचने में दिक्कत हुई क्योंकि बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ने माइक्रोमैक्स को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन राहुल ने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये नए फोन्स रखने के लिए मना लिया था। जैसे ही फोन बाजार में गया 10 दिन के अंदर सारा स्टॉक बिक गया। डिमांड इतनी बढ़ी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दोबारा ऑर्डर देने शुरू कर दिए और इन बढ़ते ऑर्डरों ने ही माइक्रोमैक्स को आगे फिर से रिस्क लेने के लिए मोटिवेट कर दिया। राहुल मार्केट को समझने के लिए अपने कंज्यूमर से इंस्पिरेशन लेते थे। वो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते थे, जैसे ड्राइवर, घर में काम करने वाले लोग या फिर कोई भी मध्यम वर्गीय दुकानदार। इनसे उनको मार्केट में गैप्स ढूंढने में मदद मिलती थी और तो और प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए भी मोटिवेशन मिलता था। डुअल सिम कार्ड वाले फोन बनाने का आइडिया भी उन्हें ऐसे ही आया था। उन्होंने देखा कि कुछ लोगों के पास फोन एक है लेकिन सिम कार्ड 2-3 रखे हुए हैं। कारण पूछने पर पता चला कि किसी सिम कार्ड में इनकमिंग फ्री है तो किसी के कॉलिंग रेट सस्ते हैं, किसी की इंटरनेशनल कॉल सस्ती होती है तो किसी में वो लोकल ही बातचीत करते हैं। ऐसे बहुत सारे उनको बातें मिली, बहुत सारे उदाहरण मिले। राहुल डुअल सिम कार्ड्स वाले कॉन्सेप्ट से भी अवेयर थे, इसलिए माइक्रोमैक्स को इंडियन कंज्यूमर्स के लिए डुअल सिम डिजाइन करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। भारत के हर कोने में माइक्रोमैक्स के लो से मिड रेंज के फोन्स अब बिक रहे थे। 2010 से 2015 तक माइक्रोमैक्स का जलवा था। कंपनी ने सस्ते फीचर फोन से लेकर मिड रेंज तक के टच स्क्रीन स्मार्टफोन लॉन्च किए जो भारतीय ग्राहकों के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल थे। इन्हीं वजहों से साल 2014 में माइक्रोमैक्स सैमसंग को पछाड़कर भारत का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। उस समय कंपनी का टर्नओवर 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक का था। माइक्रोमैक्स ने ना सिर्फ भारत में बल्कि रूस जैसे देशों में भी अपने स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए और तो और कंपनी ने हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। जी हां, वॉल्वरिन भारत में माइक्रोमैक्स के फोन बेच रहा था। माइक्रोमैक्स ने एक नया बेंचमार्क तो स्थापित कर ही दिया था। कैसा? ऐसा कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक दिग्गजों से मुकाबला कर सकती हैं। ये कंपनी के लिए बहुत ही सुनहरा दौर चल रहा था। राहुल के लिए भी ये समय काफी हैपनिंग था क्योंकि उनकी पैरेलल लाइफ में आसीन थी, वही गजनी वाली आसीन। आसीन और राहुल शर्मा की प्रेम कहानी बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायक है। उनकी मुलाकात साल 2012 में फिल्म हाउसफुल 2 के प्रमोशन के दौरान हुई थी। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। अक्षय राहुल के अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने आसीन और राहुल को एक दूसरे के लिए परफेक्ट जोड़ी बताया। शुरुआत में दोस्ती से शुरू हुई उनकी बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई। राहुल ने अपनी सादगी और मेहनती स्वभाव से आसीन का दिल जीत लिया था, माने इम्प्रेस कर लिया था। दोनों जब एक दूसरे को अच्छे से समझ गए तब उनके रिश्ते में और नजदीकियां बढ़ने लगी। साल 2015 में राहुल ने आसीन को 6 करोड़ रुपए की डायमंड रिंग देकर बेहद ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज कर दिया। इसके बाद 19 जनवरी साल 2016 को दिल्ली में दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी 2 रीति रिवाजों माने हिंदू और क्रिश्चियन के हिसाब से हुई। ये शादी उनकी संस्कृतियों के मेल का प्रतीक भी बन गई। इस शादी में अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना खास मेहमान बनकर आए थे। शादी के बाद आसीन ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपना ध्यान परिवार पर फोकस कर लिया। 2017 में उनकी बेटी आर्यन का जन्म हुआ जिसने उनके जीवन को और भी खुशहाल बना दिया। पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में राहुल बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिर आया वो तूफान जो माइक्रोमैक्स को बर्बाद करने वाला था।
साल 2014-15 के बाद भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियों जैसे Xiaomi, Oppo, Vivo और Realme ने एंट्री ले ली। अब कंपटीशन पहले से कई ज्यादा डेडली हो चुकी थी। चीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी तो आप जानते ही हैं। चीन दुनिया की एक ऐसी फैक्ट्री है जहां सुई से लेकर पहाड़ भी बड़े ही आसानी से और बल्क में बनता है। ऊपर से उनका नॉक ऑफ मार्केट सो अलग। नॉक ऑफ मार्केट माने जहां किसी भी महंगे और बड़े ब्रांड की हूबहू कॉपी बहुत आसानी से और बहुत सस्ते दाम में बन जाती है। आप चीनियों के प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट स्ट्रेटेजी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन चीज़ों का चाइनीज़ कल्चर में कहीं नामो निशान नहीं है, जैसे आपकी दिवाली लाइट्स, हिंदू और अलग अलग धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां, क्रिसमस पर बिकने वाले सामान आदि इत्यादि, मतलब वो सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जिसका इस्तेमाल वो खुद नहीं करते। और सिर्फ यही नहीं, जेनरिक से लेकर हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट्स चाइना कुछ भी बना देता है और ऐसे प्रोडक्ट्स दुनिया के बहुत सारे देशों में इस्तेमाल भी किए जाते हैं। चाइना का गेम सिंपल है, जहां जिस चीज की डिमांड है उस मार्केट में वो प्रोडक्ट औरों से सस्ते रेट पर अवेलेबल कराना है। आज के डेट में चाइना सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई को ही टारगेट नहीं करता, बल्कि नए प्रोडक्ट्स बनाकर डिमांड क्रिएट करना भी जानता है। Xiaomi, Oppo, Vivo और Realme जैसी कंपनियों ने भी कुछ ऐसा ही काम किया। ये कंपनियां ना सिर्फ सस्ते फोन लेकर आईं, बल्कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और सप्लाई चेन इतनी अलग थी कि माइक्रोमैक्स जैसे टॉप इंडियन ब्रांड्स भी उनके सामने टिक नहीं पाए। पहले जहां राहुल को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए डीलर्स और दुकानदारों के नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता था, चीनी ब्रांड्स वो काम अब ऑनलाइन करने लगे। माइक्रोमैक्स का भारत के अंदर नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि चीन को भी अपना माल बेचने के लिए राहुल या उनके जैसे किसी भारतीय एंटरप्रेन्योर पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन ऑनलाइन सेल के माध्यम से चाइनीज ब्रांड्स सस्ते और बढ़िया क्वालिटी के फोन इंडियन मार्केट्स में कम से कम मार्जिन रखकर बेचने में कामयाब हो रहे थे। कोई डेट निर्धारित की जाती थी और लिमिटेड फोन्स को सेल के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया जाता था। Xiaomi जैसे ब्रांड्स तो इतने सक्सेसफुल हो गए थे कि लोकल डीलर्स ने भी ऑनलाइन ऑर्डर करके ऑफलाइन बेचना चालू कर दिया था, क्योंकि Xiaomi ऑफलाइन मार्केट में अपने फोन्स नहीं डालती थी, ऑनलाइन ही होता था। राहुल शर्मा वो दौर याद करते हुए एक पॉडकास्ट में कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे बाउंसर पे बाउंसर पड़ रहे हों और फुल टॉस गेंद पर भी हम बोल्ड होते जा रहे थे। लेकिन माइक्रोमैक्स के पतन के पीछे और भी पहलू हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। पहला मुद्दा निवेश की कमी से जुड़ा है। साल 2014 में माइक्रोमैक्स को अलीबाबा से 6,700 करोड़ रुपए का निवेश ऑफर हुआ था, लेकिन राहुल शर्मा और उनकी टीम ने इसे ठुकरा दिया। राहुल ने बाद में माना कि ये एक बड़ी गलती थी। अगर वो इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लेते, यानी वो निवेश हो जाता, तो माइक्रोमैक्स के पास चीनी ब्रांड से मुकाबला करने के लिए ज्यादा संसाधन हो जाते। दूसरा मुद्दा सप्लाई चेन और इनोवेशन की कमी से जुड़ा है। वैसे तो राहुल काफी इनोवेटिव थे, लेकिन चाइनीज इनोवेशन और तत्परता के सामने माइक्रोमैक्स पीछे रह गया। चीनी कंपनियों ने सप्लायर्स के साथ स्पेशल अरेंजमेंट किए और इंटीरियर एरियाज में सर्विसेज पर ध्यान दिया। वहीं माइक्रोमैक्स के फोन में बहुत से नए फीचर्स ही नहीं आ पाए जो ग्राहकों को चीनी ब्रांड्स में मिल रहे थे और उनको मजबूर करते कि वो चीनी ब्रांड ना लेकर माइक्रोमैक्स को ले। एक टेक कंपनी को चलते रहने के लिए अग्रेसिव रणनीति के साथ अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। नए नए फीचर्स नहीं आएंगे, नए नए लुक नहीं आएंगे तो लोग उनमें इंटरेस्ट खोते जाएंगे। राहुल यहाँ फेल हो गए। हालांकि वो भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के अभाव को अपनी असफलता का मुख्य कारण मानते हैं। उन्होंने हाल ही में नथिंग के सीईओ कार्ल पेई के सामने चीन के बिजनेस फ्रेंडली सिस्टम की तारीफ की और ये भी बताया कि कैसे चीन की स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी कंपनीज को आर्थिक तौर पर मदद करती है। इससे उन्हें दुनिया की बड़ी कंपनियों से टक्कर लेने में काफी मदद मिल जाती है। गिरावट का अगला मुद्दा जुड़ा है बाजार की बदलती मांग से। स्मार्टफोन कैटेगरी भारत में विकास कर चुकी थी, ट्रेंड चेंज हो गया था। फीचर फोन या कीपैड वाला फोन रखना अब स्टेटस का मसला बन चुका था। इंटरनेट का प्रसार पहले से कहीं तेज होने लगा और जियो भर भर के डेटा सस्ता दे रहा था। अब भारतीय ग्राहकों को सिर्फ सस्ते फोन नहीं चाहिए थे, उन्हें हाई क्वालिटी कैमरा, तेज प्रोसेसर के साथ स्टाइलिश डिजाइन भी चाहिए था। माइक्रोमैक्स इस बदलते ट्रेंड के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया।
इन सब के चलते माइक्रोमैक्स के मार्केट शेयर में तेजी से गिरावट देखी गई। साल 2015 तक जहां माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर 50% का था, वो साल 2017-18 तक घटकर 3.5% तक आ गया था। लेकिन क्या माइक्रोमैक्स की वापसी अभी मुमकिन है? माइक्रोमैक्स ने साल 2020 में वापसी करने की भी कोशिश की। हाई एंड प्रोडक्ट्स कम दाम पर बनाने के लिए कंपनी के पास ना ही सप्लाई चेन का सपोर्ट था, न ही उतना एक्सपीरियंस। माइक्रोमैक्स ने 8,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन लॉन्च किए जो मेड इन इंडिया के नारे के साथ आए, लेकिन ये कोशिश ज्यादा कामयाब नहीं रही। बाजार अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था और चीनी ब्रांड्स का दबदबा पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुका था। हालांकि राहुल शर्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कंपनी भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड BPL के जरिए मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कदम रखा। आज भी कई चीनी कंपनियां भारत के अलग अलग हिस्सों में माइक्रोमैक्स के बनाए सर्विस सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल करती हैं। भले ही माइक्रोमैक्स अपना फोन लॉन्च नहीं कर रहा हो, लेकिन ये कंपनी किसी न किसी तरीके से सस्टेन कर रही है। आज भी माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स की वैल्यूएशन 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की है और कंपनी के पास 5 फैक्ट्रियां भी हैं। सालाना टर्नओवर लगभग 6,500 करोड़ तक का है। राहुल का कहना है कि हम अब पहले से ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। हमने माइक्रोमैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाकर पड़ताल की तो फिलहाल वहां कुछ नहीं है, लेकिन राहुल अभी माईफाई सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक और कंपनी चला रहे हैं, जहां वो सेमीकंडक्टर्स की तकनीक में महारत हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनका फोकस अब AI पर भी है। शायद कुछ समय बाद माइक्रोमैक्स एक बार फिर से अपने प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में दिखे, लेकिन क्या इससे माइक्रोमैक्स फिर से भारत के स्मार्टफोन बाजार में अपनी जगह बना पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए राहुल को स्मार्टफोन्स की इस नई रेस में खुद को पहले से ज्यादा तैयारी के साथ और बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ आना होगा। माइक्रोमैक्स की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये साबित करती है कि भारतीय स्टार्टअप भी वैश्विक दिग्गजों को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन ये कहानी ये भी बताती है कि बाजार में टिके रहने के लिए इनोवेशन, मजबूत स्ट्रैटेजी और सही समय पर सही निर्णय लेना बेहद जरूरी है। राहुल शर्मा की कहानी प्रेरणादायक तो है ही। एक इंजीनियर जिसने 3 लाख रुपए के लोन से शुरुआत की और 1,300 करोड़ रुपए तक की संपत्ति बना ली। एक बिजनेसमैन जिसने ह्यू जैकमैन जैसे स्टार को भारत लाया और मेड इन इंडिया का सपना बहुत पहले ही जी लिया। भले ही माइक्रोमैक्स आज शिखर पर नहीं है, लेकिन राहुल का नया बिजनेस और उनकी जिद हमें बताती है कि हार मानना उनके स्वभाव में नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि माइक्रोमैक्स फिर से वापसी कर सकता है? क्या माइक्रोमैक्स जैसे दूसरे भारतीय ब्रांड्स कभी स्मार्टफोन की दुनिया में अपनी जगह बना पाएंगे? आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि माइक्रोमैक्स की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि भारत के सपनों और चुनौतियों की कहानी है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए इस पूरी वीडियो की जानकारी को जुटाया हमारे साथी अभिषेक ने, इसे शूट किया सर्वेश ने। मेरा नाम है शुभम और आप देखते रहिए खबरगांव।